हेलो फ्रेंड्स, वाईफाई सक्सेस की 90 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स विषय का यानी कि प्रकाश का परावर्तन यानी पहला चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर दो चीज़ के बारे में पढ़ना है, एक प्रकाश के बारे में और दूसरा परावर्तन के बारे में। पूरा चैप्टर में इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, परावर्तन और प्रकाश। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो देखने के लिए दो चीज़ की आवश्यकता होती है, एक तो प्रकाश की और दूसरा देखने वाली यंत्र की अर्थात मानव नेत्र का। ठीक है, तो मानव नेत्र क्या होगा? तो मानव नेत्र एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। उसके बाद आता है परावर्तन। परावर्तन क्या होता है? तो परावर्तन का अर्थ ही होता है किसी चिकनी सतह से प्रकाश का टकरा करके लौट जाना। यानी कोई भी चिकना सतह हो, ठीक है, जैसे थाली भी चिकना है, दर्पण भी चिकना है, तो जहाँ जहाँ चिकना, एक फर्श भी होगा, अगर वो चिकना होगा तो वहाँ से भी प्रकाश लौट उसी माध्यम में लौट जाएगा। अर्थात इसका परिभाषा हम इस प्रकार देंगे, जैसे लिखा है प्रकाश क्या है, तो प्रकाश का बता ही चुके हैं। अब परावर्तन है, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरण जब चिकनी सतह पर पड़ती है तो टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से बताते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरण चिकनी सतह पर पड़ती है और पड़ करके यानी टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके बाद आता है प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। ये प्रदीप्त वस्तु क्या है और अप्रदीप्त वस्तु क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि ऐसा बहुत सारा धरती पर जो वस्तुएं हैं जो प्रकाश दे सकती है, और बहुत सारा ऐसी वस्तुएं हैं जो प्रकाश नहीं दे सकती है, अर्थात उत्सर्जित नहीं कर सकती है। जैसे देख लीजिए, अगर मोबाइल में अगर ऑन किए हैं तो वो प्रकाश दे सकती है, लेकिन ऑफ है तो वो नहीं दे सकती है। जैसे मान लीजिए सूर्य क्या है? ये प्रकाश देती है, मोमबत्ती प्रकाश देती है, उसका टॉर्च प्रकाश देती है। तो ये सब क्या है? प्रदीप्त वस्तु, यानी वे सारी वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उसका है अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु का क्या परिभाषा देंगे? वे सारी वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे मान लीजिए पत्थर, छड़, ठीक है, फर्श, ये सब क्या हो जाएगा? अप्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए किरण और इसके प्रकार। तो किरण और इसके प्रकार से पढ़ने से पहले हम प्रकाश के बारे में थोड़ा और कुछ बताते हैं। तो प्रकाश जो चलती है वो एक सरल रेखा में चलती है, हमेशा सीधी रेखा में। और प्रकाश को आने में यानी कि सूर्य से लेकर के धरती तक आने में प्रकाश को यानी कि 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड लगता है। अर्थात ये निर्वात में इसकी प्रकाश की चाल है। ये निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी इसको लिख सकते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल। तो पूछा जाएगा एग्जाम में, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? तो बोलेंगे 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हुआ मीटर में। अगर किलोमीटर में पूछा जाए तो 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। ये हुआ निर्वात में प्रकाश की चाल। उसके बाद प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, यानी प्रकाश को किस में मापते हैं? तो तरंग दैर्घ्य में। इसका तरंग दैर्घ्य हो जाएगा प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। यहाँ पे लिख सकते हैं प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, यानी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो होता है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के, क्योंकि तरंग दैर्घ्य का जो ऐसा मात्रक होता है वो एंगस्ट्रम होता है। ये भी याद रखिएगा कि तरंग दैर्घ्य का ऐसा मात्रक क्या होगा? तो एंगस्ट्रम होगा। तो इसका कितना से कितना होगा तरंग दैर्घ्य? तो लिख सकते हैं 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के यानी कि 7800 एंगस्ट्रम तक। और प्रकाश का खोज किसने किया था? तो प्रकाश का खोज हेमर डेवी ने किया था, यानी कि हेमर डेवी ने प्रकाश का खोज किया था। उसके बाद आता है यहाँ पे किरण और इसके प्रकार। तो किरण क्या होगा? तो जब किसी वस्तु से एक बिंदु यानी एक ही प्रकाश एक सरल रेखा में निकलती है उसे किरण कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु से एक सरल रेखा में निकलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। और किरणें के समूह को यानी कि किरण पुंज कहते हैं। यानी कि किरण को जान ही गए और किरण पुंज के बारे में। तो किरण पुंज का क्या परिभाषा बताए? यानी कि किरणों के समूह को यानी कि किरण पुंज कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कि मान लीजिए आपका लेजर लाइट है, लेजर लाइट। तो लेजर लाइट में देखते हैं उसमें जो प्रकाश किरण जो निकलता है एक सरल रेखा में निकलती है।
अर्थात इधर उधर ये नहीं, मतलब कि समूह में नहीं निकलती है लेजर लाइट में। तो उसके बाद आता है जैसे लेजर लाइट के बाद जैसे मान ली टॉर्च है, तो टॉर्च में क्या होता है, टॉर्च में कि प्रकाश जो निकलती है, प्रकाश वो लेजर लाइट में प्रकाश जो निकलती है वो समूह में निकलती है, ऐसे करके समूह में। जैसे सूर्य से निकलता है तो वहाँ से भी प्रकाश समूह में निकलती है। इसी ढंग से बोल सकते हैं कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो सबसे पहले बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज, ये है अभिसारी किरण पुंज, यानी कि पहला प्रकार अभिसारी किरण पुंज। और दूसरा प्रकार, दूसरा जो लिखेंगे वो समांतर किरण पुंज, यानी समांतर किरण पुंज है। और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपसारी किरण पुंज। अपसारी में क्या होता है कि एक बिंदु से फैलती हुई चली जाती है। फिर से देखिए इसको, यानी किरण पुंज कितने प्रकार, 3 प्रकार। पहला यानी कि अभिसारी किरण पुंज, इसको बोलेंगे अभिसारी, और इसको बोलेंगे समांतर किरण पुंज, और इसको बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। क्यों पढ़ा ना, क्योंकि इसमें देखिए सारे किरणी, जितने भी किरणें हैं सभी एक बिंदु पे आके मिली है, लेकिन इसमें क्या है, एक दूसरे के समांतर गमन करती है, और ये जो है एक बिंदु से फैलती हुई जाती है। इसीलिए इसका तीनों का नाम हो जाएगा, ये अभिसारी किरण पुंज, और ये समांतर किरण पुंज, और ये अपसारी किरण पुंज। तो समझ गए होइएगा। उसके बाद आता है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तु। तो पारदर्शी क्या होता है, पारदर्शी वस्तु, तो देख लीजिएगा बहुत सारे ऐसे वस्तु है जिसके आर पर हम आसानी से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए शीशा के आर पर हम लोग देखते हैं तो वो हो गया पारदर्शी। अगर वही रंगा हुआ शीशा है जिसको हम लोग दर्पण कहते हैं, वो हो गया अपारदर्शी, किसको, क्योंकि उसके आर पार नहीं देख सकते हैं। उसके बाद जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन के आर पार हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जैसे अपारदर्शी। अपारदर्शी वस्तु उस वस्तु को कहा जाता है जिसके आर पार प्रकाश यानी प्रकाश आसानी से पार न हो पाए, उसे बोलेंगे अपारदर्शी। उसका आता है पारभासी। तो पारभासी वस्तु किसे कहेंगे, तो प्रकाश, देखो वो ऐसा वस्तु, ठीक है, ऐसा वस्तु जो प्रकाश का कुछ अंश अपने से होकर जाने दे, उसे बोलेंगे पारभासी वस्तु। तो समझ गए भैया, पहला है पारदर्शी, दूसरा है अपारदर्शी, तीसरा है पारभासी वस्तु। तो पारदर्शी का मतलब कि प्रकाश किरण, यानी ऐसा वस्तु जो प्रकाश किरण को आसानी से पार कर जाए, वो हो गया पारदर्शी। उसके बाद आता है यानी कि अपारदर्शी। अपारदर्शी में क्या होता है, वस्तु को आर पार, यानी कि वस्तु जो होता है प्रकाश को आर पार नहीं करने देता है, वही हो गया अपारदर्शी। फिर है पारभासी। पारभासी में क्या होता है कि प्रकाश का कुछ अंश आने, जैसे मान लीजिए एक जैसे शीशा है, शीशा को हम लोग क्या करते हैं, अच्छी ढंग से घिस देते हैं। जब घिसने के बाद क्या होता है कि प्रकाश का कुछ ही अंश जा पाता है। जैसे मान लीजिए मोटा पॉलीथीन है, मोटा पॉलीथीन में क्या होता है, प्रकाश का कुछ अंश ही जा पाता है। जैसे तेल से लगा हुआ कागज, अगर पेपर है, अगर उसमें तेल लगा दिए पूरे, ठीक है, तो वो प्रकाश का कुछ अंश जाने देता है। तो तीनों का हम बता चुके हैं। अब आ जाइए समतल दर्पण की विशेषता। तो जानते हैं कि समतल दर्पण का हम लोग दैनिक जीवन में यूज करते हैं, रोज दिन दर्पण निहारते हैं, ठीक है। तो दर्पण में देखते हैं, तो अंदाज लगाइए उसमें हम लोग क्या क्या कल्पना करते हैं। तो सबसे पहले अगर दर्पण देखते हैं हम लोग, दर्पण, तो दर्पण में क्या होता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि सिर्फ हम लोग कल्पना करते हैं कि हमारा प्रतिबिंब उसमें बन रहा है, लेकिन वास्तव में नहीं बनता है। जैसे मान लीजिए सिनेमा हॉल है, तो सिनेमा हॉल में क्या होता है कि जो प्रकाश यानी कि जो निगेटिव से होकर के, अर्थात जो प्रोजेक्टर पे जो प्राप्त होती है वो क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब है, ठीक है। लेकिन जो दर्पण में हम लोग देखते हैं वो काल्पनिक प्रतिबिंब है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जब हम लोग देखते हैं तो क्या महसूस करते हैं वहाँ पर कि जो, जैसे मान लीजिए दर्पण है, जैसे आईना है, तो आईना के सामने जितने दूरी पर खड़े होइएगा ठीक दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा। जैसे मान लीजिए दर्पण है, अगर हम दर्पण, जैसे दर्पण है, दर्पण के हम 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, दर्पण से 5 या 10 सेंटीमीटर, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा, जैसे वस्तु का नाम है ए बी एक वस्तु है जो दर्पण से, जैसे ये दर्पण का फिगर बना दिए, ये दर्पण है और ये चिकना सतह है, ये देख रहे हैं, ये चिकना है पूरे, और ये क्या है, यानी कि एक वस्तु है, वस्तु का नाम है ए बी, खड़ा है। तो दर्पण के सामने जितनी दूरी पर खड़ा रहेगा ठीक दर्पण से उतना ही दूरी पर ये हमको महसूस होगा, यानी कल्पना करेंगे जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। आगे देखिए, फिर आगे है तो इसकी और क्या विशेषता होगी। तो पहला समझ गए होइएगा,
दूसरा विशेषता ये है कि इसका प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। उल्टा बनने का मतलब जैसे मान लीजिए मार्कर में इधर से है तो आपको दर्पण में इधर से दिखाई देगा, यानी बाएं से है तो दाएं से दिखाई देगा, दाएं है तो बाएं से दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए आप लोग प्रत्येक दिन बाल को मतलब सुलझाते हैं, तो बाल सुलझाते अगर बाएं तरफ से सीखते हैं तो आपको दाहिना तरफ से दिखाई देगा, ठीक है। नाक में पहनते होइएगा, ठीक है गर्ल्स लोग, तो नाक में जो अगर बाएं तरफ से पहनते हैं तो वो दाएं तरफ से दिखाई देगा, और दाएं से पहनते तो बाएं तरफ दिखाई देगा। तो समझ सकते हैं कि इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में, तो पार्श्विक रूप से उल्टा, यानी पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। और वस्तु का आकार हमेशा सीधा बनता है। सीधा करने का मतलब कि जैसे आप वस्तु ए बी है, ये आपको ए बी ही दिखाई देगी, आपको ये उल्टा हुआ नहीं दिखाई देगा, यानी कि बी और ए नहीं दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए ए बी वस्तु है, आपको दर्पण में समतल दर्पण में यानी कि बी और ए नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो ए बी ही दिखाई देगी, यानी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा दिखाई देगा। अब उसके बाद है और वस्तु की क्या विशेषता होगी इसकी, तो वो तो बता ही चुके हैं कि इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, और जितनी दूरी पर वस्तु के सामने खड़ी रहे उतने दूरी पर बनता है। अब आ जाइए प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम। अब मेन टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम। तो प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा पहले ही हम बता चुके हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो प्रकाश का परावर्तन फिर से हम परिभाषा बताते हैं, यानी यहाँ पर लिख देते हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरण चिकनी सतह पर पड़ती है तो टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन कितने नियम, दो नियम, याद रखिएगा। परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो दो नियम है परावर्तन का, इसको हम सचित्र देखेंगे। सचित्र कैसे, जैसे देखिए परावर्तन का दो नियम है, तो सबसे पहले हम एक दर्पण लिए, दर्पण को अभी तो दर्पण नहीं लग रहा है, ठीक है, ऐसे इसको रंग दिए, अर्थात सिल्वर्ड कर दिए, रंग दिए इसको रजतित भी बोलते हैं, सिल्वर्ड भी बोलते हैं, और सिल्वर्ड के रंगा हुआ भी बोलते हैं, ठीक है, या कलई भी बोलते हैं, बहुत सारा नाम है रंगा हुआ का। तो जैसे रंग दिए, अब देखिए ध्यान से देखिए दर्पण है, तो दर्पण का नाम क्या दिए, एम दिए और एम डैश दिए, ये दर्पण का नाम हुआ। एम क्यों लिए, क्योंकि मिरर। अब क्या करते हैं, ये आने वाली किरण है, ये किरण पड़ रही है, यानी सूर्य से निकल रही है, किसी भी बिंदु स्रोत से निकल रही है, तो प्रकाशीय किरण पड़ी। अब पढ़ने के बाद क्या हुआ, अब पढ़ रही जो पता तो नहीं चला, लेकिन इसको क्या करते हैं, एरो देते हैं, एरो का साइन। तो एरो का साइन दिए तो प्रकाश किरण पड़ रही है, तो कहाँ पड़ रही है, तो आपतन बिंदु पर। इसका जो जहाँ पड़ रही है उसका नाम देंगे आपतन बिंदु। उसके बाद देखिए कि जो किरण पड़ रही है उसका क्या नाम होगा, तो आपतित किरण, आपतित किरण, यह है आपतित किरण। जो किरण पड़ रही है वो आपतित किरण, जहां पे पड़ी है वो आपतन बिंदु, और जहां से टकरा करके अर्थात आपतन बिंदु से टकरा करके लौटी है इसका नाम होगा परावर्तित किरण, इसका नाम परावर्तित किरण। ऐसे परावर्तित किरण। अब देखिए तो दो किरण हो गया, यानी कि एक पड़ने वाली किरण और एक टकरा करके लौटने वाली किरण। जो पड़ी है उसको आपतित किरण, यानी कहीं से भी किरण आ रही है वो आपतित हो जाएगी, और टकरा करके लौट रही है वो हो जाएगी परावर्तित किरण, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है। तो आगे है, इसके बीच में एक अभिलंब बनता है, एक अभिलंब, ठीक है, अभिलंब क्या बोलो।